लाइव होगी। नमस्ते। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतर, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। असल में हमारी हालत खराब है और मैं सबको ही सलाह दूंगा कि मौसम ना एकदम से स्विच हो रहा है। ठीक है, नवंबर तक ऐसा लग रहा था कभी सर्दी कभी गर्मी, अब दिसंबर में अचानक सर्दी पड़ रही है। तो भैया सर्दी जुकाम से बचे रहना। ठीक है ना? जुकाम से बेहतर है बुखार। जुकाम आदमी का हालत खराब कर देता है। ठीक है, कैसे है भैया? चलो भैया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले हम एक रिवीजन करें, क्योंकि बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहला काम है जी रिवीजन करने का, और रिवीजन हमें करना जरूरी है। हमने क्या देखा? हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था। एक मिनट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लूं। भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो दादा, हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा? सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर मैं आपको एक शब्द में आपकी पूरी कहानी का निचोड़ बता दूं तो वो ये है कि आपको सवाल करंट से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है ना, पूरी पूरी संभावना कि करंट से सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और अगर अगर आप करंट अफेयर से नहीं जोड़ पा रहे अर्थशास्त्र को, तो फिर थोड़ी सी जो है दिक्कत होती ही होती है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमने जो देखा था, सबसे पहले देखा हमने सामान्य परिचय। सामान्य परिचय मैंने आपको बताया। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, जिसे हम कहते हैं भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय हमने टॉपिक चल रहा है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। इसी राष्ट्रीय आय में हमने देखा कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, कुछ शब्दावलियों को देखा हमने। जब हम इसे पढ़ रहे थे तो हमने अभी तक कुछ शब्दावलियां हम पढ़ चुके हैं, और उन्हीं से प्रश्न भी आता है। हम यहां से कुछ शब्दावली पढ़ चुके हैं। हमने भैया आपको कुछ टर्मोलॉजी के बारे में बताया है। और जब लास्ट क्लास चल रही थी तो मैं आपको बता रहा था कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। समृद्धि वर्सेस विकास के बारे में बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि समृद्धि और विकास क्या होता है। आर्थिक समृद्धि और विकास हम डिस्कस कर रहे थे। इकोनॉमिकल ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे हम ग्रोथ कर रहे थे, सॉरी, पर बातचीत कर रहे थे। और हमने बातों बातों में इस बात का निष्कर्ष भी निकाला था कि शायद ये सबसे महत्वपूर्ण है। शायद ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है ना? आदमी का आर्थिक विकास होना चाहिए। इस बात से क्या फर्क पड़ता है देश पे कितना पैसा है, और हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो तुम पे कितना भी हो जी। अगर हमारे पास कुछ नहीं है फिर देश पे कितना भी पैसा हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आगे देखिए ब्लैक स्क्रीन पर आप ही को पीडीएफ निकालने में दिक्कत आएगी, है ना? फिर हमने देखा था सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आज हमारी जो चर्चा रहेगी, हम आज बात करेंगे सूचकांकों पर। सूचकांक, ये सूचकांक क्या है? इंडेक्स, कि हमारा डेवलपमेंट में कौन सा इंडेक्स है, हम खुशहाल कितने हैं, इस पर बात करेंगे। एक बच्चे की बड़ी कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि सर सिलेबस बता दो। मैंने आप जान के आपको सिलेबस नहीं बताया था, है ना? पेमेंट, है ना, पढ़ा रहा था तो आप जान के आपको सिलेबस नहीं बताया था। आज मैं बता देता हूं। तो इस राष्ट्रीय आय के बाद हम गरीबी पे बात करेंगे। हम फिर गरीबी की वजह, बेरोजगारी पर बात करेंगे। बेरोजगारी।
है ना। बात करेंगे भारत के उद्योग धंधों की, बल्कि भारत में नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन, द इकोनॉमिकल प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन, दैट इज इकोनॉमिकल प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिकल प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? भारत में आर्थिक नियोजन। और जब यह टॉपिक चल रहा होगा तो इसी टॉपिक में हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, इन सब के बारे में। यहीं पर हम डिस्कस कर रहे होंगे पंचवर्षीय योजनाएं जो अब नहीं होती, पंचवर्षीय योजना। हम बात करेंगे यहां पर नीति आयोग की। किसकी बात करने जा रहे हैं? नीति आयोग की हम यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है हमारे देश में, भारत में कर प्रणाली। मैं इसको यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। भारत में कर प्रणाली की चर्चा करेंगे। हमारा एक टॉपिक होगा भारत में कर प्रणाली, भारत में कर प्रणाली। हाँ गुरुजी, ये जरूर बताना आप टैक्स सिस्टम क्या है भारत का। फिर देखेंगे आपको मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, मनी एवं बैंकिंग, ये सब हम देखेंगे। और एक आपको ओवरव्यू लेना है ना, एक ओवरव्यू लेना है कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है, भारत में नौकरियों की क्या स्थिति है, भारत में उद्योग धंधे की क्या स्थिति है, ठीक है। भारत में हम देखेंगे, हम एक सर्वेक्षण के तौर पर देखेंगे, एक सर्वेक्षण देखना है हमें कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है, भारत में उद्योग धंधों की क्या स्थिति है, उद्योग धंधे, और भारत में सेवा की क्या स्थिति है। बहुत धन्यवाद जी। भारत में सेवा की क्या स्थिति है। इन सब का आप लोगों को एक ओवरव्यू देखना है। क्या देखेंगे? एक ओवरव्यू। सवाल यह निकल कर आता है कि ओवरव्यू क्यों देखेंगे, डीप से नहीं पढ़ सकते? ये ज्योग्राफी के भी टॉपिक हैं। सवाल यह है कि ये ज्योग्राफी के भी टॉपिक हैं, है ना। समझ में आई? देखिए, गरीबी और बेरोजगारी के बाद एक टॉपिक हाँ आप लिख सकते हो, भारत में मुद्रास्फीति, ये भी आप टॉपिक होगा। ये ध्यान नहीं रहा, सॉरी। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एक टॉपिक है। वैसे तो ये सारे टॉपिकों में जुड़ा हुआ है, आप इसको जगह जगह पर देखेंगे। इन्फ्लेशन, भैया उम्मीद की जाती है आपके एग्जाम से कि वो इन टॉपिक से सवाल पूछ ले, ये उम्मीद की जाती है। और ये गड़बड़ करेगा तो फिर दिक्कत उसकी होगी एग्जामिनर की, है ना। लेकिन मैं आपको उस लेवल पर ट्रेंड करके भेजूंगा ही भेजूंगा कि अगर सवाल इधर उधर भी भटका तो आप उसे करके आओगे, और उसे, है ना, मैं उस लेवल पर आपको चीजों को सेटल करवा के भेजूंगा कि आप सवाल तो करके आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अमन शर्मा जी, आपकी बात को ध्यान सुन लिया है हमने, ठीक है। हम लोग सतत पोषणीय विकास की बात कर रहे थे, अब मुद्दे पर आते हैं। ये सब हम देख चुके हैं। आइए, सतत पोषणीय विकास क्या कहता है। हम सतत पोषणीय विकास की बात कर रहे थे, मुद्दे पर वापस आते हैं। हमारा डेवलप टॉपिक चल रहा था सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास की हम लोग बात कर रहे थे। परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा करें और आप अपना डेवलपमेंट अच्छे खासा कर सकें, लेकिन ध्यान रहे आपकी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ बचा रहे। पता चला कि पिछली सरकार सब खा गई, नेताजी अब करेंगे क्या, है ना। कई बार ये बोल देते हैं जी हम क्या करें, हमें तो खजाना खाली मिला। दिक्कत हमारे साथ ये आ रही है, विश्वास करिएगा कि हम लोग संसाधन तो खा गए, लेकिन आज की स्थिति विक्रम यह है कि हमारे इस समाज ने समाज भी नहीं छोड़ा। आने वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या छोड़ा? हवा हम गंदी कर चुके, पानी हम गंदा कर चुके। बिना आरओ के पागल हो जाएगा आदमी। आजकल गांव में जाकर देखो, आरओ लगे हुए हैं,
समरसेबिल से कोई मतलब, लोग समरसेबिल में विश्वास नहीं करते, कितनी गहराई में है वो, हवा पानी सब खराब कर चुके। ओके, जितना खनन कर सकते थे सब खनन करके हमने निकाल लिया, है ना। एक वो खचेड़ू बैठा है वहां पर, ट्रंप, ड्रिल बेबी ड्रिल, वो कहता है कि सब जगह से निकाल डालो जितना भी निकल सकता है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनवायरमेंट भ्रष्ट होता तो हो जाए, हम पे क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यह है कि हमने समाज भी नहीं छोड़ा। हमारी जो पीढ़ी है, जो 30+ की है, इस पीढ़ी को ये समझना होगा कि हम समाज को भी किस तरफ ले जा रहे हैं। अरे एटलीस्ट आप समाज तो अच्छा छोड़ दीजिए आने वाले बच्चों के लिए, नहीं, समाज भी अच्छा नहीं है, समाज भी अच्छा नहीं छोड़ रहे। अब आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा कर देखो, कितने आदमी ऐसे हैं जो अपने बच्चों से ये कहते हैं कि भैया आप किताबें पढ़ो, है ना। कितने आजकल की युवा पीढ़ी बच्चे को जो है अच्छे कपड़े पहनाएगी तो पहले फोटो अपलोड करेगी उसका। कोई ये नहीं कहता कि आप बच्चे जो हैं आप जो है पढ़ाई करो, किताबों का सहारा लो, है ना। सवाल याद रखना, किताबों को अपने जीवन में जिसने जगह दी उसको सिंहासन पर बिठाया किताबों ने, तो कम से कम ये समाज तो छोड़ दीजिए। वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, आप जानते हैं एक नया प्रदूषण आज आ गया है, ध्वनि प्रदूषण होता है, एक नया प्रदूषण है सामाजिक प्रदूषण। देख लो क्या आलम है आजकल तारीख में, सामाजिक प्रदूषण बहुत बड़ी चीज है। देख लो आसपास, गाली देना फंडामेंटल राइट है लोगों का, है ना। बोलते हैं कि ये कोई गाली नहीं है, अगर दे भी दी तो लोग कह देते हैं कि गाली थोड़ी है ना। चलिए साहब, तो ये जो विकास है इसको प्राथमिकता दी गई है। याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए यह बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ी को यह बहुत जरूरी है, और पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ गया है। अब क्या गया है, पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ है। अब पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ गया है, पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ गया है कि हमें यह करना होगा, हमें यह करना होगा। इसलिए पूरी दुनिया ने कुछ बातों पर सहमति जताई कि हमें सस्टेनेबल गोल आने चाहिए। इसलिए सतत विकास लक्ष्यों पर सहमति बनी, सतत विकास लक्ष्यों पर सहमति बनी है, सतत विकास लक्ष्यों पर सहमति बनाई गई है भैया, जिन्हें हम SDG कहते हैं। फुल फॉर्म हो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने हैं भैया, इनकी संख्या 17 है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 17 बताई गई है, इनकी संख्या 17 है। पूरी दुनिया में एक सहमति बनी है कि इन 17 चीजों को करिए ताकि आगे भी लोग जो हैं काम कर सकें, आगे वाली पीढ़ी भी जो है कर सकें। इन गोलों को प्राप्त करने में भारत का प्रदर्शन अन्य देशों से बेहतर है, इसमें भारत का प्रदर्शन अन्य देशों से बेहतर है। इसमें भारत का प्रदर्शन अन्य देशों से बेहतर आया है। अन्य देशों से बेहतर है भैया, हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीजें बची रहें। ये हमारा पूरा लक्ष्य हमने बना के चला है, वरना रिसोर्सेज सारे खत्म हो जाएंगे तो तुम आने वाली पीढ़ी से किस डेवलपमेंट की उम्मीद करोगे। तो ये याद रखिएगा, अन्य देशों से बेहतर हमारे देश का प्रदर्शन है। ठीक है, चलिए, एक बहुत बड़ी चीज अभी निकल कर आई। ब्राजील में आप जानते हैं मीटिंग हुई देशों की ये मीटिंग इस बात को लेकर थी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी समस्या से कैसे निपटा जाए। विकसित देश ये कहते हैं कि विकासशील देश उद्योग धंधों को कम करें। कैसी बात कर रहे हो,
उद्योग धंधों को अगर हम कम कर देंगे तो हम तुम्हारे बराबर कैसे पहुंचेंगे। विकसित देश जो खूब धुआं निकाल चुके, जिन्होंने पूरी वायु को प्रदूषित किया है, वो अब इस बात को कहते हैं, वो एक कहावत चलती है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है ना, 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली जा रही है हज को। तो ये विकसित देशों ने इतना ग्लोबल वार्मिंग कर दिया है, अब इनको क्या है ना, अब इनको क्या है कि विकासशील देश अपनी फैक्ट्री बंद कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। भारत ने क्या कहा है, भारत कहता है कि 2070 तक हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो कोयला है, कोयले को यूज करना जीरो कर दें, नेट एमिशन जीरो का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, नोट करके लिखिए, भारत ने वर्ष 2070 तक, वर्ष 2070 तक नेट कार्बन उत्सर्जन, नेट कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य रखा है, जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है। हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोयले को के ऑप्शन को किसी चीज को इस्तेमाल करें, है ना। कोयले का ऑप्शन जो है, नेट कार्बन जीरो क्या होता है, नेट कार्बन जीरो का अर्थ होता है कि हमारे देश में जितना ज्यादा धुआं पैदा होगा, जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस पैदा होंगी, हम उनको धीरे धीरे खत्म करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आई। तो हमने 2070 तक नेट कार्बन एमिशन, क्या बोलते हैं, नेट कार्बन एमिशन को जीरो करने का लक्ष्य रखा है। नेट कार्बन एमिशन, नेट कार्बन एमिशन का लक्ष्य क्या रखा है, जीरो करने का लक्ष्य रखा है। एक मिनट के लिए आप ये बात समझिए कि जब मैं ये कह रहा था कि भारत में डेवलपमेंट एक बड़ी चीज है ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एक मानव विकास सूचकांक होता है। क्या होता है मानव विकास सूचकांक, हेडिंग डालिए, मानव विकास सूचकांक। कितने लोगों ने इस शब्द को सुना है, मानव विकास सूचकांक, हेडिंग डाल लीजिए, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए। एक मिनट में आपके कमेंट देख लूं, मुझे पता चले कि कितने लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सुना है। एसडीजी समझा दो सर। एसडीजी पूरी दुनिया ने कुछ लक्ष्य बनाए हैं कि हमें इनको पाना है, ताकि हमारा विकास पूरा हो सके, इस पीढ़ी का भी, और आने वाली पीढ़ी भी अच्छा खासा विकास कर सके। ठीक है, समझिए। देखो भैया, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, वास्तव में देखा जाए तो यही किसी देश की तरक्की का असली पैमाना है। तुम्हारे पास कितना पैसा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि इस देश में जो मानव हैं उनका क्या डेवलपमेंट हुआ। देखिए, इसे यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 130 37 पे नहीं है, 130 पे है। ठीक है, चलिए, तो जो वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, ये तो वो देश बताएं जिन्होंने फैलाया है।
है ना। कोयले का प्रयोग 0% हो जाए तब वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकेश जी, पहले तो आप इस बात को समझिए कि हम नेट कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। नेट कार्बन उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? मेरे हिसाब से आप इसको समझ नहीं पाए। इसका अर्थ यह है कि हम जितना धुआं पैदा करेंगे, जितनी ग्रीन हाउस पैदा करेंगे, उसको पेड़ लगा के उतना ही खत्म करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे। इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ कई बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा मेरे हिसाब से। इसका अर्थ ही क्या है? इसका अर्थ है जो ग्रीन हाउस गैस है भैया, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन, भैया हम उसकी खपत भी उसी के बराबर कर देंगे, हम खत्म करेंगे उसको हाथों हाथ। अगर ऐसे कोयला बंद कर देंगे, ऐसे कोयला बंद कर देंगे तो पंगा हो जाएगा। हम तो कहीं के नहीं रहने के। ये देश जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा के बैठे यही कामयाब हो जाएंगे, फिर तो हम इनके बराबर तक पहुंचेंगे कैसे? और उनकी चाल है ये, उनकी चाल है कि भारत और चीन जैसे देश जो उद्योग धंधों में बहुत बेहतर कर रहे हैं उनको रोका जाए, है ना, उनको रोका जाए। क्योंकि ये वो देश हैं जो सस्ते लेबर के दम पे बहुत कुछ पैदा कर ले रहे हैं, है ना। सस्ते लेबर के दम पर ये लोग बहुत कुछ पैदा कर ले रहे हैं, और जब बहुत कुछ पैदा कर ले रहे हैं तो इनको दिक्कत है कि इनका सामान नहीं बिकेगा। ये क्या है? यूएनडीपी क्या है भैया? यूएनओ की एक संस्था है। देखिए, ये जो एचडीआई है, इसे भारतीय अर्थशास्त्री, इसे भारतीय अर्थशास्त्री, आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री महबूब उल हक, और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया है। आप समझिए, जब आप किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक निकालते हैं तो उस देश में आप किन चीजों को देखते हैं, है ना। आप किन चीजों को देखते हैं, ठीक है। देखो, मानव विकास सूचकांक निर्धारित करते समय मानव विकास सूचकांक के समय हमें क्या देखना होगा? हमें प्रति व्यक्ति आय को देखना होता है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? किसी भी देश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है भैया? उनके स्वास्थ्य का क्या स्तर है? स्वास्थ्य का स्तर क्या है? स्वास्थ्य में दो चीजें देखी जाती हैं। जीवन प्रत्याशा, क्या देखी जाती है? जीवन प्रत्याशा देखी जाती है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा मतलब कोई व्यक्ति, भारत की बात करें, कितने लंबे समय तक जिंदा रहता है। कितने समय तक जिंदा रहता है। ओके, दूसरा देखिए आप, है ना, आपको यह देखना होता है कि शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर, है ना, बच्चे पैदा होते ही ज्यादा तो नहीं मर रहे,
अगर बच्चे ज्यादा पैदा होते ज्यादा मर जाते फिर क्या बात का डेवलपमेंट है। ठीक है, ओके। शिशु मृत्यु दर, फिर आप देखते हैं शिक्षा, इन सबको आधार बनाया जाता है। इन सबको आधार बनाकर इंडेक्स जारी होता है। इन सबको आधार बनाकर इंडेक्स जारी किया जाता है। इन सबको आधार बनाकर क्या होता है भैया, इंडेक्स जारी। और भारत इस समय 130वें नंबर पर है। भारत 130वें नंबर पर है। 130वें नंबर पर है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। 130वें नंबर पर ही बांग्लादेश भी है। तो भारत 130वें नंबर पर आता है बांग्लादेश के साथ, है ना। सर शब्द का अर्थ भी बताते चलिए। बेटा कोई अगर अर्थ आपको दिक्कत दे रहा है तो मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करूंगा, है ना, मैं उसको क्लियर करूंगा भैया। बताइए, कोई शब्द अगर अटक रहा है तो उसको मुझे बता दो, मैं उसे यहीं क्लियर कर दूंगा। तो बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो हमारे साथ ही है भैया। कितने देशों का है ये? 193 देशों का। तो 130वें नंबर पर हैं हम 193वें देशों में। तो मेरे हिसाब से कोई बढ़िया रैंकिंग नहीं है ना, कोई बढ़िया रैंकिंग नहीं है। जब सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही हो तो ऐसी स्थिति में मुझे कोई खास बढ़िया रैंकिंग ये लगी नहीं। अब दावे ठोकने से क्या फर्क पड़ता है? भाई दावे ठोकने से फर्क नहीं पड़ता, रैंकिंग वास्तव में अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हमें देख रहे हैं ये रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए पहले नंबर पर आपका आइसलैंड है। अब देखो उसको तो मैं नहीं मानता, आइसलैंड एक छोटा सा देश है ना, आइसलैंड एक छोटा सा देश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले नंबर पर आइसलैंड है, पहले नंबर पर आइसलैंड। लेकिन अपनी कैटेगरी में भारत को अच्छा होना चाहिए। पहले नंबर पर आइसलैंड है, पहले नंबर पर कौन सा है भैया? आइसलैंड। आइसलैंड है। अब एक चीज और होती है, एक चीज होती है जिसे खुशहाली कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि खुशहाली क्या है, आपको कम पैसे में भी आ सकती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक चीज बड़े अच्छे से समझिएगा। इंडेक्स का मतलब होता है कि ये एक प्रकार के सूचकांक होते हैं जो हमारे देश की वास्तविक स्थिति को बताते हैं। मान लेते हैं हम 1%, ये चीज समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया था, ये बताइए परचेजिंग क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पायरिटी जो कैपेसिटी है, उस पर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे कौन सी अर्थव्यवस्था है? ठीक है बताइए, हमारे अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर पायरिटी के स्तर पर लेवल पर कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? बताइए, क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से हम किस स्तर पर हैं? बताओ जल्दी। बताओ बताओ, हम कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था हैं? छठे नंबर पर नहीं, मैंने बताया था चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हैं हम। हमारे देश में वो जरूरतें जो किसी की भी पैदा होती हैं वो हमारी उस लेवल हम तीसरे नंबर पर हैं। ठीक है, अच्छा सबसे नीचे कौन है? सबसे ऐसा देश कौन है जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं माना गया है? 193वें नंबर पर दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान 193वें नंबर पर। आपको पता होना चाहिए सूडान में आज की तारीख में क्या हो रहा है, कत्लेआम मचा हुआ, तीसरे नंबर पर हैं हम। ठीक है,
अब देखिए वैश्विक खुशहाली सूचकांक क्या कहता है। खुशहाली सूचकांक क्या है? वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक क्या कहता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है जी? व्हाट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? देखिए, अगर मैं ये कहूं एक परिवार है और उस परिवार में 10 करोड़ रुपए हैं, तो पता चलेगा कि ये तो खुश हैं, ये तो खुश हैं, है ना। लेकिन मैं ये कहूं कि यार 10 करोड़ रुपए तो हैं, लेकिन ये दादी अम्मा है, ये बेचारी अकेली रहती हैं, कभी उनके मन से जाके पूछो, वो कहेंगे भैया ये पैसे ना होते पर मेरी औलाद मेरे पास, ठीक है, अगर मेरी औलाद मेरे पास होती, भले ही ये इतने पैसे, कुछ पैसे 1-2 करोड़ रुपए कम हो जाता। तो सवाल यही है कि आप किसी भी देश की खुशहाली को कैसे नापते हो, परिणाम से या परिमाण से? तो ये परिणाम से भी देखी जाती है, ये भावात्मक भी होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी औलाद हमारे पास है, लोग हमारे जो है सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, यही हमारी असली दौलत है। तो पता ये चलता है कि 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है परिमाण से, हम पैसे को मान लें, अर्थात संपत्ति को हैप्पीनेस माना जाए, संपत्ति को। एक होती है भावात्मक, है ना, इमोशनल। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि अपने शाम को अपने बीवी बच्चे में आ जाते हैं जी, हमारे बच्चे हमारा कहना मान रहे हैं, हमारी तो सबसे बड़ी संपत्ति ये है ना, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति ही ये है। तो ऐसी भगवान क्या हो गया आज, ऐसी स्थिति में क्या समझते हैं आप? ऐसी स्थिति में आपको यह पता चलना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है पूरे भारत की। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें भारत का स्थान जो स्थान है 147 देशों में से, 147 देशों में से 118वां स्थान है। और पता ये पता ये चलता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा खुश हैं, भूटान के जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो 118वां स्थान है। इस क्रम में पाकिस्तान हमसे आ गया, ये भी याद रखिए। इस क्रम में भूटान जैसे देश हमसे आगे हैं। भूटान जैसे देश हमसे आगे हैं। कैसे हैं? हमसे आगे निकल जाते हैं भूटान जैसे देश। तो भारत का 118वां स्थान आता है जब हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं, यानी कि भारत के लोग अपने आप को खुश नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं? भारत के लोग अपने आप को खुश नहीं मानते हैं। रैंकिंग में डाउट क्या है भैया? रैंकिंग में डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे हैप्पी देश है इस समय। कौन सा है सबसे हैप्पी देश? अगर कोई है तो इस समय फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड है। ठीक है, सबसे खुशहाल देश, सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है।
सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। ऐसा नहीं है कि आप इस इंडेक्स को पढ़ो और अपने देश के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर दो, गुरुजी फिनलैंड कितना बढ़िया देश है। ठीक हो भैया, ठीक नहीं, तबियत खराब हो रही है ज्यादा है ना, कि फिनलैंड इतना अच्छा देश। अरे फिनलैंड में आबादी कितनी है? तो भारत को मैं ये मानता हूं कि इसमें कैटेगरी होनी चाहिए। भारत को ध्यान रखना चाहिए कि भारत की आबादी की कैटेगरी के हिसाब से भारत किस स्थान पर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये है हमारे इंडेक्स, सस्टेनेबल इंडेक्स, जो मुझे आपको बताना था। ये सारी चीजें आप समझे। कुछ और भी सूचकांक हैं जो जनगणना के हिसाब से हैं, वो मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। अब हमारा टॉपिक आता है गरीबी, जिसे कहते हैं। क्या है जी? गरीबी। गुरुजी हाँ, इस टॉपिक को बताइए, क्योंकि इस टॉपिक से ही निजात पाने की जद्दोजहद चल रही है भैया, है ना। देखिए साहब, हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, पॉवर्टी, भारत में गरीबी। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, गरीबी, या जिसे हम पॉवर्टी कहते हैं। सबसे पहले देखिए गरीबी क्या होती है। गरीबी क्या है? गरीबी क्या होती है? व्हाट इज पॉवर्टी? गरीबी क्या है ना? गरीबी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति ना कर पा रहा हो। न्यूनतम आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो नहीं कर पा रहा है, पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ी सवाल निकल कर आता है, जब कोई व्यक्ति अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा ना कर पाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाए। यहां से एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है, सर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके बारे में बताइए। भैया ये स्थान और देश पर डिपेंड करती है। ये स्थान और देश पर डिपेंड करती है। हमारे देश की मिनिमम रिक्वायरमेंट अलग है और अमेरिका की मिनिमम रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। ये देश और स्थान पर निर्भर करती हैं। यह भैया देश और स्थान पर निर्भर करती हैं। देश और स्थान पर निर्भर। देश और स्थान पर निर्भर करती हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी देश का भिखारी हमारे देश हमसे ज्यादा अमीर हो, है ना, लेकिन वो उसका लेवल है ना। देखिए देखो साहब, गरीबी दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की है। मैं ये कह रहा हूं, चाहे मैं कितना भी अमीर हूं, अंबानी और अडानी के सामने तो गरीब ही हूं मैं। ठीक है, अंबानी और अडानी के सामने भैया सारे डाटा ठीक है, पजल मत खुद हो लव,
ना दूसरों को कर। ठीक है, तू खुद भी पजल हो जाएगा तो दूसरों को पजल कर देगा। ठीक है, तो है ना, डाटा बिल्कुल ठीक है, तू अपना जो है ध्यान रख। तो इसमें क्या होता है कि तुम दूसरों को पजल कर देते हो, खुद तो पजल रहते ही रहते हो, है ना। और कहीं अगर ऐसा पढ़ लिया तो वो गलत पढ़ लिया है तुमने। सुनिए, ये दो प्रकार की गरीबी है। एक है विचार मैं कितने पैसे वाला हो जाऊं, भाई अंबानी के सामने गरीब हूं। अब अंबानी जी कितने अमीर हो जाएं, एलोन मस्क के सामने गरीब हैं, है ना। तो एक होती है सापेक्ष गरीबी। कौन सी गरीबी है, ये दो प्रकार की होती है जिसे हम सापेक्ष गरीबी भी कहते हैं। एक गरीबी है जिसे सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। कौन सी गरीबी है भैया, सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी। एक होती है कि जी नहीं गुरुजी मैं वास्तव में गरीब हूं, मुझे अंबानी से क्या मतलब है, मुझे मेरा रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, मुझे मेरा रोटी कपड़ा मकान मिल जाना चाहिए। तो मुझे एक निरपेक्ष गरीबी जिसे हम कहते हैं। कौन सी गरीबी, जिसे निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। क्या कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट गरीबी कहते हैं जिसे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखिए भैया, सापेक्ष गरीबी क्या है, जब आप किसी से अपनी तुलना कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, जब आप किसी से आप अपनी तुलना कर रहे हो, जब किसी से तुलना कर रहे हो, तुलना कर रहे हैं। अक्सर सरकारें इसको नापने में कोई खास ज्यादा रुचि दिखाती नहीं है ना, इसको कोई खास ज्यादा रुचि दिखाती नहीं है भैया। ठीक है, लव कुमार सिंह, ये 2025 का डाटा है, किताब का एडिशन देखा करो। यही समस्या है बच्चों की, एडिशन देखना चाहिए किताब का। अब कोई किताब 2014 के एडिशन है तो उसमें रैंक कुछ और है, और रैंक घटती बढ़ती रहती है ना। नहीं समझे भैया, रैंक घटती बढ़ती रहती है। एडिशन देखो, 2023 का डाटा 2025 में आया है, और 25 में भी अभी अगस्त सितंबर के आसपास। ठीक है, मैंने बोला कि तू डिस्टर्ब हो रहा है, बिना वजह डिस्टर्ब हो रहा है, तू औरों को डिस्टर्ब करेगा, खुद पजल है औरों को पजल कर देगा। नहीं देखिए, जब आप किसी तो सरकारों को बहुत ज्यादा रुचि एक्चुअल में होती नहीं है कि भाई हम तुम्हें अंबानी जी के बराबर कैसे कर दें, वो आपका अपना मामला है। एक होती है निरपेक्ष गरीबी, यही है वास्तविक गरीबी, जब आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जब आप अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जब आप अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको एक बातें बताता रहा हूं, कुछ समझिए। पहले तो यही कहानी होती थी। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में क्या है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। आजकल जमाना दूसरा आ गया है। लोगों ने कहा कि पॉवर्टी अकेले 3 चीजों से नहीं नाप सकते आप, मल्टी डायमेंशनल है। अकेले रोटी कपड़ा मकान से किसी गरीबी दूर हो गई कि नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है, कि ये देखो इसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, भ्रष्टाचार का शिकार हैं, है ना। इसके बच्चे ना पढ़ पा रहे, ना भ्रष्टाचार का शिकार हैं, न्यूट्रिशन का लेवल कुछ नहीं है इनका, समाज इन्हें गलत नजरों से देखता है, उल्टे पुल्टे अपशब्द कह जाता है। तो बताइए, रोटी कपड़ा मकान तो इन्हें मिल रहा है, तो क्या हम इन्हें अमीर मान लें? बोले नहीं यार, अमीर नहीं मान सकते इन्हें। हाँ, तो देखो गरीबी भी कई तरीके से बांटी गई। एक गरीबी है अति गरीबी जिसे कहते हैं, अति गरीबी का मामला बड़ा खराब है।
उसमें तो रोटी कपड़ा मकान छोड़ो, आदमी को अपनी जिंदगी पर शर्म आ जाती है कि हम जिंदे हैं तो हैं क्यों। भारत सरकार ने कहा कि जितने भी राज्य हैं पहले वो ये कोशिश करें कि अति भद्द गरीबी से कोई ना जूझ रहा हो, अति भद्द गरीबी से कोई ना जूझे, गरीब से भी बुरी स्थिति है। हाल ही में केरल राज्य ने इस बात की घोषणा की कि वो इस भद्द गरीबी से बाहर निकल आया। अब उसके देश में कोई इतना गरीब नहीं है कि उसे अपने जीवन जीने पर शर्म आ रही है। जब फिल्मों में दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, एक कहानी हमारे बचपन में हमारी दादी सुनाया करती थी कि गरीबी कैसी चीज होती है। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, मां से बोले मां भूख लग रही है, तो मां ने क्या करा, जो पत्थर हैं वो पतीले में रख के चूल्हे पर चढ़ा दिए और वो बोले कि मां खाना कब बनेगा, बोले बेटा बस अब खाना बनने ही वाला है। तो वो सोए भूख मिटाकर नहीं, वो उस आस में सो गए, उस आस में सो गए खाना हमें मिलेगा। इस गरीबी से क्या मतलब है, ये तो बहुत बुरी गरीबी स्थिति है भैया। भद्द गरीबी नहीं होनी चाहिए किसी भी देश में। एक है गरीबी जब आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, एक है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कि मसला केवल यहां पर रोटी कपड़े मकान का नहीं है, मसला शिक्षा का है, भ्रष्टाचार का शिकार ना होने से है, समाज में हमारी स्थिति होने से है, कोई हमें अपशब्द ना कहे, कोई हमारी बेइज्जती ना करे, इन सबको भी याद रखिए। तो आजकल गरीबी बहुत सारी चीजों से नापी जा रही है, कैसे कैसे नापते हैं वो हम आपको जरूर बता के चलेंगे, समझ गए। तो वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में गरीबी के संदर्भ में बहुआयामी विचारधारा का प्रचलन है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच किसका प्रचलन है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। क्या है जी, बहुआयामी, समझ गए, मल्टी डायमेंशनल आज की तारीख में। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी बातों को पढ़ना है। पहले कि भारत में गरीबी का कारण क्या है और भारत में हम गरीबी की तुलना कैसे करते हैं जब बता दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको कल बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा मेरी हाल खराब है भैया, है ना, कल इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। रोटी के लाले पढ़ना, हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद।